Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the cash flow statement. In the previous lecture, we have already discussed about the how to calculate cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. So we have already discussed it one by one. Now we will calculate the cash flow statement. We will prepare a cash flow statement with the help of a numerical question. तो हम इसमें सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं. एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ बैलेंस शीट. सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और ये बैलेंस शीट जो होती है दिस इज नॉर्मल बैलेंस शीट जो हमारी होती है. इसमें हमने कोई अलग तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं किया है. सिंपल जो बैलेंस शीट होती है वही फॉर्मेट है इसमें. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा फ्रॉम 2013 जो कंपनी एक्ट है बैलेंस शीट जो है इट इज़ प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल फॉर्म. तो वर्टिकल फॉर्म में पहले हमारे पास जो है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ होती है जिसको हम इक्विटी कहते हैं, और सेकंड जो होता है उसमें पार्ट में हमारे पास होती है एसेट्स. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ सबसे पहले हमारे पास गिवन है और उसमें शेयर होल्डर फंड. तो शेयर होल्डर फंड जो होता है उसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास. शेयर कैपिटल है. तो शेयर कैपिटल जो है उसके बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 2019. तो बैलेंस शीट में जो होता है करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में होता है. तो करंट ईयर जो पिछले साल हमारे पास 2,25,000 जो है हमारे पास शेयर कैपिटल थी. इस साल जो है हमारे पास 2,50,000 है. तो इससे पहले कि हम इसको स्टडी करें मैं इसमें एक दो पॉइंट जो है आपको उस पर बताना चाहूँगी कि जब हम बैलेंस शीट को पढ़ रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो हमें बैलेंस शीट को या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसको पढ़ते पढ़ते ही हमें ये देखना है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो कैश का फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको देखना है कि ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है या इसमें कोई चेंज नहीं है. तो हमें इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करना है, इसको किस तरह से दिखाना है या नहीं दिखाना है. तो जैसे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल देख रहे हैं, इसमें नोट 1 दिया हुआ है. नोट 1 मीन्स इसमें जो बैलेंस शीट होती है उसमें सिर्फ हमारे पास मेन जो इसमें आइटम्स होते हैं उसी की इंफॉर्मेशन होती है. जो इसके अंदर जो डिटेल्स होते हैं वो हम नोट्स के रूप में दिखाते हैं. तो नोट 1 हमने शेयर कैपिटल के आगे लिखा हुआ है. इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से नोट्स के रूप में इसको शो किया है. तो जो टोटल हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी हुई है कि पिछले साल शेयर कैपिटल हमारे पास 2,25,000 थी और इस साल जो है वो इंक्रीज़ हुई है 2,50,000 से हुई है, यानी कि 25,000 का इंक्रीज़ आया है यहाँ पर. इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस जो है हमारे पास पिछले साल थी 1,15,000 और इस बार है 2,60,000. तो ये भी इंक्रीज़ हुई है. तो इसमें नोट 2 दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें आगे गिवन है. उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ट्रेड पेबल्स. तो ये करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल जो है हमारे 37,500 थे, वो इंक्रीज़ हो गए हैं. इंक्रीजिंग लाइबिलिटी अब हो गए हैं 49,500. तो इस तरह से हमें स्टडी करते हुए जाना है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारे जो हैं 40,000 थे पिछले साल और इस साल हमारे हैं 50,000 रुपीज़, यानी इंक्रीज़ हुआ है. इसमें भी इसमें नोट्स है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, किस चीज़ का शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है वो हमारे पास नोट्स में गिवन होगा. तो ये बैलेंस शीट का हमारा पिछले साल का टोटल था 4,17,500 और करंट ईयर का हमारा टोटल है 6,09,500. तो इस तरह से हमारी जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुई है. अब एसेट्स में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. नॉन करंट एसेट्स यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है. तो फिक्स्ड एसेट्स की दो कैटेगरीज हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. तो टेंजिबल एसेट्स जो है इसका नोट नंबर 4 है, यानी कि इसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आगे नोट्स में गिवन होगी. तो पिछले साल जो है 2019 में हमारी जो टेंजिबल एसेट्स थी वो थी 2,40,000 और करंट ईयर में जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं 2,80,000. इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स जो है पिछले साल थी हमारे पास 36,000 और वो डिक्रीज़ हुई हैं 20,000 रुपीज़ हो गई हैं, यानी कि इसमें डिक्रीज़ आया है. और इसके भी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि इसकी जो है वो नोट्स में दी हुई है. 5 इसका जो है नोट नंबर है. देन करंट एसेट्स हमारे पास है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री जो है पिछले साल 10,000 थी और अब 15,000 हो गई है, यानी कि भी इंक्रीज़ हुई है. ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 1,19,000 थे और अब 2,84,500 है, यानी कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है. एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो पिछले साल हमारा कैश इक्विवेलेंट्स था 12,500 और इस साल हुआ है 10,000. तो ये हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो गिवन है और उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है. अब इसके अंदर जो है
इनके जो नोट्स हैं हम वो देखते हैं कि इनके अंदर और क्या एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। ओके, तो नोट नंबर 1 था शेयर कैपिटल का, और उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो था 1,50,000 था पिछले साल, और इस साल 2 लाख हो गया, यानी कि 50,000 का इंक्रीज हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसका मतलब हमने इशू की है 50,000 की शेयर कैपिटल। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 75,000 थी, अब वो 50 रह गई है, यानी कि 25,000 जो है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, उनको लौटाया गया है पैसा। तो इस तरह से इसमें डिटेल दिया हुआ है कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों तरह के शेयर है, तो एक शेयर की जो है इंक्रीज हो रहे हैं और एक शेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरा हमारे पास नोट है दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो जनरल रिजर्व की, एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो जनरल रिजर्व जो था पिछले साल हमारे पास 70,000 था, अब है 1,25,000, यानी कि जनरल रिजर्व जो है वो इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट और लॉस बैलेंस का पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट हुआ था 45,000 का हुआ था, और इस साल जो है हमें प्रॉफिट हुआ है 1,35,000 का। तो इस तरीके से ये टोटल 1,15,000 और 2,60,000। तो ये जो बीच की इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है, अंदर की डिटेल जो दी है, उसका हमें यूज़ करना है जब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन का जो डिटेल दिया हुआ है ये है प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया था प्रोविजन टैक्स के लिए 40,000 का, और इस साल जो हमने प्रोविज़न बनाया है वो है 50,000 का। तो जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है, तो पिछले साल का जो प्रोविज़न होता है वो इस साल पे होता है, तो पिछले साल का प्रोविज़न वो पेड होता है। इस साल का प्रोविज़न क्योंकि इस साल के प्रॉफिट से बना होता है, उसको हम इस साल के जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स हैं, बिल्डिंग 2 लाख थी पिछले साल, और करंट ईयर में इसकी वैल्यू है 1,80,000, ये डिक्रीज़ हुई है। देन प्लांट तो 40,000 इसकी वैल्यू थी पिछले साल, और अब है करंट ईयर में 1 लाख। तो ये इसकी वैल्यू जो है एक बिल्डिंग की डिक्रीज़ हुई है और प्लांट की इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स में वी आर गिवन गुडविल, और गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर थी 36,000 और इस साल है वो 20,000। तो ये हमारे पास नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास बैलेंस शीट में दी हुई है। देन उसके अलावा हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वॉज ₹10,000 एंड ऑन बिल्डिंग ₹60,000। तो डेप्रिसिएशन भी हमने इन पे लगाया है, प्लांट पे 10,000 और बिल्डिंग पे 60,000। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹43,000। तो क्योंकि देखिए अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम डायरेक्ट जो है पिछले साल को टैक्स पेड मानते हैं, और करंट ईयर को जो है प्रोविज़न वो करंट ईयर प्रॉफिट में से बना उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर टैक्स की गिवन है और डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग और प्लांट की भी गिवन है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है इसके लेजर्स प्रिपेयर करें सो दैट वी कैन फाइंड आउट सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये 2 लाख से 180 हो गई, मीन्स 20,000 का डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब हम इसको सेल माने या डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, या हम प्लांट को जो है इंक्रीज माने कि 40,000 पिछले साल था और इस साल 10,000 है तो मतलब 60,000 का परचेज किया। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास ऊपर इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही गिवन होती तो हम इसको एज्यूम कर सकते थे परचेज या सेल, लेकिन अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लेजर्स को प्रिपेयर करें और मिसिंग इन्फॉर्मेशन को देखें, उसके बाद ही हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। ओके, तो अब जो है हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी बैलेंस शीट को स्टडी कर लिया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। तो अब हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, इससे पहले जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हिडन है या कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जो है हम जल्दी से फिर अपनी आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? तो सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है हमें। करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,35,000 रुपीज़ और पिछले साल हमारा था 45,000, यानी कि जो डिफरेंस है ये कितना है 90,000। तो ये आपका 90,000 रुपीज़ जो है ये आपका प्रॉफिट हो गया करंट ईयर का। उसके बाद ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यानी कि करंट ईयर में हमारे पास 1,25,000 जो है जनरल रिजर्व में जो है इस साल है, और पिछले साल था 70,000। तो क्योंकि जनरल रिजर्व में जो पैसा होता है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? प्रॉफिट और लॉस में से। तो हम जो अपना सारा प्रॉफिट ना बांट करके डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट जो है अपना सेव कर लेते हैं और ट्रांसफ़र कर लेते हैं जनरल रिजर्व में, ताकि हमारे को कोई भी रिक्वायरमेंट हो फाइनेंशियल तो हम उससे उसको पूरा कर सकें। तो
हमारा जनरल रिजर्व इस साल पिछले साल 70 था तो 1,25,000 हुआ, यानी कि इस साल जो हमने प्रॉफिट में से 55,000 जो दैट इज डिफरेंस वो हमने इसका मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रोविज़न जो है करंट ईयर का वो हमने जो कैलकुलेट किया होगा 53,000 रुपीज़ ये हमारा आया, जिसको हम आगे जो है इसका लेजर जब हम प्रिपेयर करेंगे उसमें आप देखोगे कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। 53,000 का जो है प्रोविज़न हमने इस साल बनाया था, वो भी हम प्रॉफिट में से बनाते हैं, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1,98,000 रुपीज़ हमारे पास जो है टैक्स देने से पहले जो है, और इंटरेस्ट भी होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें 1,98,000 रुपीज़ हमारा जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो। तो जो हमारे इस साल का जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो है 1,35,000। पिछले साल हमारे प्रॉफिट लॉस का बैलेंस था 45,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, और ये है 90,000 रुपीज़ का। तो यानी करंट ईयर में हमें 90,000 का प्रॉफिट हुआ, और उसमें उसमें से हम जनरल रिजर्व में भी पहले ट्रांसफ़र कर चुके हैं 55,000, तो उसको हम वापस इसमें जोड़ देंगे। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से पहले हमारा प्रॉफिट था 1,45,000, और उसमें से क्योंकि हम जो प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाते हैं वो प्रॉफिट में से ही बनाते हैं, जो भी प्रोविज़न्स होते हैं, तो इसका मतलब हमने जो 53,000 हमने जो प्रोविज़न बनाया था टैक्स का वो भी हम इसमें वापस जोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 1,98,000 रुपीज़ का था। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया है, जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो एक हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। दूसरी हमने, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी बिल्डिंग की भी और प्लांट की भी और टैक्स की भी, तो हम तीनों के लेजर्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो सेकंड कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो है बिल्डिंग अकाउंट, उसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और बिल्डिंग का हमारे पास जो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही, क्योंकि एसेट अकाउंट है तो इसका डेबिट साइड ओपनिंग और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है। और हमारे पिछले साल जो था ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 2 लाख, और 1,80,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग का। और डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन था कि हमें बिल्डिंग पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, और ये दोनों मिला करके इसका टोटल हो गया 2,40,000 रुपीज़। और 2 लाख जो था स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्डिंग थी, और एंड में अगर 240 बन रही है तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है 40,000 का। तो इसका मतलब हमने साल के दौरान जो है 40,000 की बिल्डिंग परचेज भी की है। तो ये एक मिसिंग फिगर हमने यहाँ पर ढूंढी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लेजर बनाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं लेजर बनाने से जो हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करें तो उसमें हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए लेजर प्रिपेयर करके हम मिसिंग फिगर पहले निकालेंगे। तो ये जो बिल्डिंग परचेज हमने निकाला है, इसको हमें करना क्या है, क्यों बनाया हमने लेजर। देखिए ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम शो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम। और जो ये हमारा बैंक अकाउंट यानी कि जो परचेज किया हमने बिल्डिंग को, ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हमने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक तरीके से, तो हम इसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। क्योंकि ये परचेज है तो देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इन दो इन्फॉर्मेशंस को सिर्फ हमें यूज़ करना है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने लेजर प्रिपेयर किया है। और अगर हमारे पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम डायरेक्ट जिसको जो है लेजर बनाए बिना भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। तो लेकिन हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमें जो है लेजर प्रिपेयर करना पड़ा। और हमने दो इन्फॉर्मेशन जो है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग फिगर ढूंढी है, और इसमें से सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, एक तो डेप्रिसिएशन वाली और एक परचेज वाली। तो जैसे हमने बिल्डिंग काउंट के लिए लेजर प्रिपेयर किया था और हमने मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की थी, इसी तरह से हम प्लांट के लिए भी लेजर प्रिपेयर करेंगे। प्लांट इज ऑल्सो एसेट अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड। तो पिछले साल का जो बैलेंस है वो इस ओपनिंग होता है और इस साल वाला क्लोजिंग होता है। तो 40,000 रुपीज़ जो है पिछले साल हमारे पास प्लांट था, और 1 लाख का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, और 10,000 का डेप्रिसिएशन जैसा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था हमने इस पे लगाया है 10,000 का। तो इस साइड का टोटल हो गया आपका क्रेडिट साइड टोटल इज 1,10,000। तो इस साइड का सिर्फ 40 है, तो डिफरेंस इज 70,000। 70,000 इसका मतलब क्या हुआ है, टू बैंक अकाउंट, यानी कि परचेज किया है हमने, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी एंट्री बन जाएगी जनरल एंट्री। तो ये मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट की है, और इसका मतलब हमने साल के दौरान जो है प्लांट भी परचेज किया है 70,000 रुपीज़ का। तो
इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जब हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो इसमें 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर इस साइड का टोटल कम आता है, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम इसको परचेज मानते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, लेकिन फिर भी आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम उसको क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। तो सेल जो है ये भी जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और परचेज है तो भी ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो इस लेजर में भी बिल्डिंग अकाउंट की तरह ही 2 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, दैट इज डेप्रिसिएशन जिसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, और जो परचेज हमने किया है प्लांट को, इससे कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे एज ए कैश आउटफ्लो। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें इस लेजर में से चाहिए, और इन दोनों का हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने जो हमारा नोट है वो है प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे 53,000 का हमारा जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया था वो कैसे आया, तो वहाँ पर हम इसको जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है ये एक तरह से लायबिलिटीज़ की तरह बनता है। तो इसमें जो है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो पिछले साल का जो प्रोविज़न था वो 40,000 था, ओपनिंग बैलेंस हो गया, और इस साल का जो बैलेंस है या जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो है 50,000, और जो हमने टैक्स पे किया है वो हमारे पास गिवन ऑलरेडी कि कितना टैक्स हमने पे किया है टू बैंक अकाउंट, ये है 43,000। तो 43,000 का टैक्स पेड है, तो यानी 43 और 50 ये हो गए 93,000, और उसमें 40 ऑलरेडी क्रेडिट साइड हमारे पास है, तो 93 माइनस 40,000 ये कितना आ गया 53,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास, और ये हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो करंट ईयर का प्रोविज़न हमने बनाया है 53,000 रुपीज़ का। तो हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टैक्स पेड जो है इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो लास्ट में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको माइनस करते हैं टैक्स पेड के रूप में, कैश का आउटफ्लो मानते हैं कि इतना हमने टैक्स दिया और इतना हमने प्रोविज़न बनाया है। ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब इसमें भी हम ओपनिंग क्लोजिंग का हमें कुछ नहीं करना है, हम ये जो 53,000 का प्रोविज़न हमने बनाया है ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो टैक्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका उपयोग जो है हम सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करते हैं। उसके अलावा इसे हम कहीं भी यूज़ यानी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इसको कोई यूज़ नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब जब हमने सारी इन्फॉर्मेशंस कैलकुलेट कर ली है, अपने वर्किंग नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, जो मिसिंग फिगर्स थी वो फाइंड आउट कर ली हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम आराम से जो है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी से बना सकते हैं। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग आप इसमें लिख सकते हैं, जो भी साल आपके जिसके लिए भी आप बना रहे हैं। इसमें एक कॉलम पर्टिकुलर्स का है, एक अमाउंट का और अमाउंट का। तो ये जो अमाउंट है इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, और ये जो अमाउंट जो लास्ट कॉलम है इसमें हम जो है सिर्फ फाइनल फिगर जो हमारी आती है वही शो करेंगे। इसमें और कैलकुलेशंस हम शो नहीं करते हैं, तो इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है हमारी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कौन सा वो प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये एक सीरियल ऑर्डर में ही आता है, तो पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा, उसके बाद उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करके उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम ऑलरेडी जो कैलकुलेशन हमने की थी वर्किंग नोट्स में हम देख चुके हैं किस तरह से हमने जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया था। तो उसमें जनरल रिजर्व या जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है हम ऑलरेडी ऐड करके वापस जोड़ के हमने जो निकाला कि टैक्स देने से पहले हमारा जो प्रॉफिट आया था वो कितना था, ये था 1,98,000। इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जो है इसमें नॉन कैश आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट हम करेंगे, यानी कि जो आइटम्स कैश नहीं थे, जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ था, लेकिन इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमने माइनस किया था, डेबिट साइड शो किया था। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो है वो भी हम इसमें से उसका एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो हम कैलकुलेट करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम जो है इसमें इसको एडजस्ट करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस जोड़ दें, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग जो है वो हम उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमने पहले ऐड करी थी वो हम माइनस कर देंगे। अब
जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इसमें हमें एक तो डेप्रिसिएशन चाहिए था, मैंने आपको बताया था जब हम लेजर देख रहे थे कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसको हम वापस जोड़ देंगे बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम, इससे कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो इसको हमने ऐड कर दिया, 1,98,000 का जो प्रॉफिट था उसमें हम ये ऐड करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 था। इसी तरह से जो गुडविल हमने राइट ऑफ की थी, इनटेंजिबल जो एसेट है हमारी, वो रिटर्न ऑफ था 16,000 का, वो भी हम इसमें जोड़ रहे हैं बिकॉज इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। अगर हम कोई राइट ऑफ करते हैं चीज़ को या अमोर्टाइजेशन होता है किसी चीज़ का, तो वो कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो इसको वापस जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यानी कि ये पैसा हमारे पास ही है, ये बाहर नहीं गया है बिजनेस से। तो 10,000, 60,000 एंड 16,000 टोटल कितने हो गए, 86,000। तो ये कैश हमारे पास ही है, क्योंकि हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस एक्टिविटी से कैश आया बिजनेस में या गया। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ की वजह से या तीनों आइटम्स की वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको वापस जोड़ दिया। 86,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पास ही हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पैसा कितना है अभी, कैश 2,84,000। तो ये इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्योंकि अभी हमने इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो सिर्फ ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज से यानी वर्किंग कैपिटल से एडजस्टमेंट से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये आया आपका 2,84,000 रुपीज़। अब हम इसमें जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड इंक्रीज या डिक्रीज है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। इसका रूल आपको पता ही है कि जैसा हमने ऑपरेटिंग में भी डिस्कस किया था, क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो होता है उसको हम माइनस करते हैं और डिक्रीज इन करंट एसेट जो होता है उसको हम प्लस करते हैं इसमें, और यानी उसको इनफ्लो माना जाता है। इसी तरीके से अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है तो ये इनफ्लो ऑफ कैश माना जाता है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो होता है इसको आउटफ्लो ऑफ जो है आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाता है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो इस तरह से ये रूल अप्लाई करते हुए हम इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में देखेंगे कि करंट एसेट्स जो है अगर वो इंक्रीज़ हो रही हैं उसको लेस करना है, अगर वो डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसे ऐड करना है। करंट लायबिलिटीज़ को अगर वो इंक्रीज़ हो रही हैं तो ऐड करना है, डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसको लेस करना है। तो यानी कि करंट एसेट्स का ऑपोजिट होता है लायबिलिटीज़ में, तो उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अब हम इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हमारे यहाँ पर ट्रेड पेबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, 12,000 से इंक्रीज़ हुआ है, डिफरेंस जो आया है, तो उसको ऐड करने से, और उसमें कोई लायबिलिटी एसेट्स जो है वो कोई डिक्रीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ इसी को इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो 2,96,000 हमारा जो है ये ट्रेड पेबल्स का जो डिफरेंस है ये ऐड करके आ गया है। उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इंक्रीज इन करंट एसेट जो है इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, एक तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 5,000 से, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, और सॉरी ये लेस करना है ना, तो इंक्रीज हुआ है 5,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 1,65,500। तो ये डिफरेंस है पिछले साल का जो इसका बैलेंस था ट्रेड रिसीवेबल का और इस साल का बैलेंस जो है ट्रेड रिसीवेबल का, उन दोनों का ये डिफरेंस है 1,65,500। तो दोनों को जोड़ करके हमारा जो बनता है टोटल वो है 1,70,500। तो इसको फिगर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 2,96,000 में से 1,70,500 को, तो हमारे पास कितना कैश बचेगा, 1,25,500। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमने करंट ईयर में लास्ट में मैंने बताया था, करंट एसेट और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट के बाद हम टैक्स पे करेंगे, जो हम पे कर चुके हैं 43,000 हमने कैश में जो है टैक्स में पे कर दिया है। तो अब हमारे पास जो कैश कितना बचा है 82,500। तो इसे क्या कहेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कमाया है वो है 82,500 रुपीज़। ओके, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को हम इंक्रीज और डिक्रीज को माइनस या प्लस क्यों करते हैं, हम ऑलरेडी ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी हमने कैश कमाया है या कैश हमारे पास आया है वो 82,500 था। तो अब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, अब हम इसमें अलग अलग हम देख रहे हैं ना, अब इन्वेस्टिंग से हमने जो है कितना कैश हमने कमाया या कितना हमारा यूज़ हो गया, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स और एक आती है हमारी
इन्वेस्टमेंट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, सभी तरह की इसमें जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है वो हमारी आती हैं। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसको ही सिर्फ हम नहीं लेना, तो इसमें लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये परचेज हमने किया है, पेमेंट की थी, बिल्डिंग खरीदी थी या प्लांट भी खरीदा था, तो उसको हम इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग में इसको शो कर रहे हैं। परचेज ऑफ बिल्डिंग, 40,000 की बिल्डिंग खरीदी, तो इससे कैश का आउटफ्लो हुआ, पैसे दिए हमने, कैश बिजनेस से बाहर गया 40,000। इसी तरह से प्लांट हमने खरीदा था 70,000 का, तो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, बिजनेस से पैसा बाहर गया है। तो टोटल और इनफ्लो कोई है नहीं, यानी कि हमने कोई चीज़ बेची है नहीं, जिससे जो कोई फिक्स्ड एसेट अगर हम सेल करते तो उससे हमारा, या कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारे पास होती है हम उसको सेल करते तो उससे कैश का इनफ्लो होता, पैसा हमारे बिजनेस में आता। लेकिन यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग में कोई भी इनफ्लो नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो ही है, यानी हमने सिर्फ खरीदा ही है, कुछ बेचा नहीं है, कैश हमारे पास नहीं आया। तो टोटल जो हमारा जो हमने पेमेंट की है या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ किया है वो है 1,10,000 का। तो ये एक माइनस आइटम हो गया एक तरह से, आउटफ्लो ऑफ कैश 1,10,000 हमारा पैसा बाहर गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर पैसा हम प्लस में होता है तो हम जनरेटेड लिखते हैं, अगर माइनस में होता है तो हम यूज लिखते हैं कि इतना पैसा हमारा यूज हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आउटफ्लो हो गया इतने पैसे का। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जो भी हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करते हैं या उनकी रीपेमेंट करते हैं तो उससे पैसा आता है या जाता है, उससे क्या होता है, यानी कि किस एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हुआ, किस एक्टिविटी से कैश का आउटफ्लो हुआ, उससे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमने इक्विटी शेयर का देखा था, डिफरेंस इंक्रीज हुई थी 50,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुई थी इक्विटी शेयर, यानी कि हमने शेयर इशू करे हैं साल के दौरान और 50,000 रुपये हमारे पास आए हैं। और प्रेफरेंस शेयर थे जो डिक्रीज हुए थे 25,000 रुपीज़ से, इसका मतलब हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 25,000 के उनसे रिडेम्पशन कर दिया है। तो 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो गया, ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया, हमने उनका पेमेंट किया, पैसे लौटाए उनके, और 50,000 जो है हमारे पास आए क्योंकि हमने शेयर इशू किए थे इक्विटी शेयर्स। तो टोटल जो है दोनों का 50,000 माइनस 25,000, तो ये इनफ्लो है ये आउटफ्लो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 25,000। तो इतना पैसा हमने जनरेट किया फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 25,000 रुपये हमने फाइनेंसिंग से कमाए। तो अब जो है हम इन दोनों को तीनों पार्ट जो हैं ए बी सी, ए जो है ऑपरेटिंग है, बी जो है इन्वेस्टिंग है और सी जो है वो फाइनेंसिंग है, इन तीनों से जो है हम इसको टोटल करके हम इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे। और जैसा कि उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग था प्लस में और ये भी हमारा प्लस में है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और उसमें से इन्वेस्टिंग जो माइनस है हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश, उसको हम माइनस कर देंगे 1,10,000 का। तो हमारे पास जो यानी आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, इनफ्लो जो है वो कम हुआ। तो 2,500 रुपये 2,500 जो है ये हमारे ज़्यादा खर्च हुए ओवरऑल। अगर हम देखें तो ये जो है आपका नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इससे घटा है तीनों को, ए बी सी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो भी हमारा अमाउंट जो है यानी कि इनफ्लो कम था आउटफ्लो ज़्यादा, तो आउटफ्लो 2,500 रुपये ज़्यादा हो गया हमारा टोटल जो पैसा हमारे बिजनेस में आया तीनों एक्टिविटीज़ के कारण। तो 2,500 का ये माइनस आइटम हो गया हमारे पास, 2,500 रुपये का नेगेटिव आइटम है। और उसमें जो हमारा बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ था एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें कोई और चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं दैट कैन बी रिडीमेबली चेंज इनटू द कैश, उसको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकते हैं या कैश ही होता है वो, उसको कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास जो ओपनिंग पिछले साल का होता है या साल के शुरू में होता है तो 12,500, और इस साल का जो क्लोजिंग है वो हमारा है
अपने आप आ जाएगा। देखो 12,500 जो पिछले साल का ओपनिंग था, अगर हम 2,500 इसमें जोड़ेंगे यानी कि माइनस ही होगा ऑब्वियसली, तो ये 10,000 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का इस साल का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सेल्फ चेक सिस्टम भी है। अगर आपका जो बैलेंस शीट जो है उसमें पिछले साल का टोटल और इस साल का टोटल दिया हुआ है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो भी आपका इन तीनों एक्टिविटीज़ को मिला करके टोटल आएगा, उसमें अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का एज पर बैलेंस शीट वो आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, तो आपको वो दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक किया है। तो ये एक सेल्फ जो है चेक सिस्टम भी है एक तरह से, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये क्लोजिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का सेम नहीं आता है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, आपने उसको सही से नहीं किया है। तो इस तरह से जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हम अलग अलग ये देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा पैसा ज़्यादा यूज़ हो गया है, कहाँ से हमने पैसा कमाया है ज़्यादातर। इससे हम अपने कैश का जो है मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें पैसा जो है सावधानी रखनी है, कहाँ पे हमें पैसा अब कैसे खर्च करना है, या हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, उस हिसाब से हम अपना आगे कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और किसी भी कंपनी की जो है एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन या उसकी जो कैश फ्लो स्टेट पोजीशन है वो कैसी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और किसी भी तरह की आप जो है कंपनी का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।